और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मनुष्य ने अपनी जिज्ञासाओं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नित नए ऐसे आविष्कार किए हैं जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो गई है। आज से कुछ दशकों पहले कुछ चीज़ों की हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते थे कि हमारा जीवन इतना आसान हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा। यदि हम खेती बाड़ी की बात करें तो इस और भी काफ़ी प्रयास किए गए हैं, काफ़ी आविष्कार किए गए, काफ़ी नवाचार किए गए और उन्हीं नवाचारों से हमारे किसान भाई अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर रहे हैं। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। 1,64,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य है। किसानों ने शुरू की ज्वार और बाजरा की बुआई। जोधपुर में 2 दिवसीय किसान महोत्सव का कल से होगा आयोजन और किसान भाई करें ज्वार की बुआई। कृषि विभाग ने प्रदेश में खरीफ फसल बुआई का लक्ष्य जारी कर दिया है। इस साल 1,64,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसल बुआई का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मानसून की अच्छी बरसात को देखते हुए किसानों ने खरीफ फसल बुआई की तैयारियां शुरू कर दी है। कृषि आयुक्तालय ने भी खरीफ फसल बुआई के लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इस बार 1,64,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। मानसून समय पर आ जाने से इस साल बारानी क्षेत्रों में खरीफ फसलों की अच्छी बुआई होने का अनुमान है। कृषि विभाग के मुताबिक खरीफ फसल बुआई का वैज्ञानिक समय शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान जमीनी नमी को देखते हुए खरीफ फसलों की बुआई कर सकते हैं। कृषि विभाग ने इस साल धान की बुआई के लिए 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा है। वहीं भुट्टे वाली ज्वार की बुआई 6,20,000 हेक्टेयर, बाजरे की 45,44,000 हेक्टेयर और मक्का की 9,41,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होने का अनुमान है। दलहन में मूंग की बुआई के लिए 24,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मोठ की बुआई के लिए 10 लाख हेक्टेयर, उड़द के लिए 5 लाख हेक्टेयर, चोला के लिए 65,000 हेक्टेयर, अरहर के लिए 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य तय किया गया है। तिलहन में तिल की बुआई के लिए 2,70,000 हेक्टेयर, मूंगफली के लिए 7,50,000 हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए 11,70,000 हेक्टेयर, अरंडी के लिए 1,90,000 हेक्टेयर और वाणिज्यिक फसल कपास के लिए 7,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं ग्वार के लिए 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में प्री मानसून की कई जिलों में अच्छी बरसात देखने को मिली है। बरसात के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। प्री मानसून की अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने अच्छी बरसात का फायदा उठाते हुए मूंगफली के बाद ग्वार, सोयाबीन, ज्वार और बाजरा की बुआई शुरू कर दी है। हाड़ौती संभाग में भी धान की नर्सरियां खेतों में हरियाली बिखेरने लगी है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली सहित दूसरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है। बारिश का फायदा उठाते हुए किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दौसा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में मूंगफली और भरतपुर, अलवर, जयपुर, पाली, बाड़मेर जिलों में बाजरे की बुआई शुरू हो चुकी है। इस साल कृषि विभाग ने 1,64,00,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीफ में सरकार का फोकस दलहन उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा, क्योंकि मूंग, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, चंवला,
मोट सहित दूसरी दलहनी फसलों की बुआई किसान खरीफ में करते हैं। कृषि जानकारों का कहना है कि अभी मानसून की वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में अब फसलों की बुआई में तेजी दिखने लगेगी। प्रदेश में कपास की बुआई लगभग 4,92,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर सहित दूसरे जिलों में कपास की अच्छी बुआई दर्ज हुई है। मूंगफली और ग्वार की फसल खेतों में नजर आने लगी हैं। रारी के वैज्ञानिक डॉक्टर रिद्धि शंकर शर्मा ने बताया कि बाजरे की फसल को गूंदियां अथवा अडगट रोग नियंत्रण हेतु 5 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक घोलकर बीज को 5 मिनट डुबोकर हिलाएं। तैरते हुए हल्के बीज और कचरे को निकालकर जला दें। शेष बीज को साफ पानी से धोकर छाया में सुखाएं। बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित करें। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक वीके पांडे ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा जोधपुर में संभाग स्तरीय राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन 30 जून से किया जाएगा। जोधपुर में 2 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वीके पांडे ने बताया कि जिला कलेक्टर हेमंत गुप्ता, जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराणा ने मेला स्थल का अवलोकन कर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जोधपुर विश्वविद्यालय सभागार में कृषि अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। जिला कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था, आहार व्यवस्था, प्रदर्शनी स्थल सहित जरूरी तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वीके पांडे ने बताया कि 2 दिवसीय कृषि महोत्सव 30 जून से शुरू होकर 1 जुलाई को संपन्न होगा। महोत्सव आयोजन का उद्देश्य आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के साथ साथ सरकार की नवाचारी योजनाओं की जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के किसान भाग लेंगे। यह महोत्सव जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में आने वाले किसानों के लिए आवागमन बस सुविधा, जलपान, बैठक, ठहरने की माकूल व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न जिलों के कृषि अधिकारी बसों में किसानों के साथ आएंगे। मेले में कृषि उद्यानिकी की संचालित योजनाओं, नवाचार खेती का प्रदर्शन, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, जाजम चौपाल, किसान वैज्ञानिक संवाद आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्मार्ट कृषि फार्म भी बनाया जाएगा। इस फार्म में नेपियर घास, शेडनेट हाउस, सौर ऊर्जा संयंत्र, लो टनल, फल बगीचा, बीज प्रदर्शन, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की जानकारी लाइव मॉडल के जरिए प्रदान की जाएगी। किसान भाइयों, ज्वार की बुआई का वैज्ञानिक समय शुरू हो चुका है। बुआई से पूर्व बीज को उपचारित जरूर करें। ज्वार की बुआई के लिए पहली जरूरत होती है उन्नत बीज की। ज्वार की उन्नत किस्मों में CSV 15 और SPV 96 हैं। बीज को भूमि जनित रोग कीट से बचाने के लिए 3 ग्राम थायरम अथवा 4 ग्राम गंधक प्रति किलो बीज दर से उपचारित करें। प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 9 से 10 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई के दौरान कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ की फसलों की बुआई हो चुकी है। बाजरा और मूंगफली के फसलों में कौन कौन से कीट लग सकते हैं, उनका प्रबंधन हम कैसे करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है कीट विज्ञान कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनीता शर्मा जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बाजरा और मूंगफली की पैदावार हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है?
मूंगफली की पैदावार सबसे ज़्यादा राजस्थान में, बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में की जाती है, क्योंकि मूंगफली को बलुई मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए बलुई मिट्टी वाले जितने भी क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पे मूंगफली की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। लूणकरनसर जो कि बीकानेर में है, राजकोट कहा जाता है मूंगफली का, क्योंकि गुजरात में मूंगफली की पैदावार ज़्यादा होती है और अपने यहाँ राजस्थान में लूणकरनसर बीकानेर में मूंगफली की पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए उसको मूंगफली का राजकोट भी कहा जाता है। आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे प्रदेश में भी मूंगफली और बाजरे की पैदावार बहुत अच्छे से होती है, लेकिन पैदावार होते ही एक समस्या का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है कि बाजरे की फसल में कुछ कीट लग जाते हैं। वो कीट कौन कौन से हैं? तो किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि बाजरे की फसल में सबसे पहले जब बाजरे की फसल 1 महीने की हो जाती है तो उसमें सबसे पहले एक कीट लगता है जिसको आप भली भांति पहचानते हैं, उसको बोलते हैं तना मक्खी, जो कि आम भाषा में आपने देखा होगा कि आप लोग भी बोलते होंगे, आम भाषा में उसको बोलते हैं गोबड़ाई लगना। तो वो एक कीट है जो तना मक्खी उसको करती है। उसमें क्या होता है किसान भाइयों, बाजरे की फसल का जो जब 30 दिन की रहती है तो उसमें बीच की जो पत्ती होती है उसमें डेड हार्ट में जाता, मतलब कि मरा हुआ उसका दिल, अपना दिल होता है बीच में, वैसे ही फसल के बीच में जो पत्ती होती है वो उसका दिल होता है और उसमें जो तना मक्खी लग जाती है तो वो मर जाता है। उसको आप आसानी से जब खींचोगे तो उखड़ के आ जाएगा आपके हाथ में। तो सबसे भयंकर जो कीट लगता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों देखने को मिलता है, वो है तना मक्खी। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर अनीता बहुत ही अच्छी जानकारी साझा कर रही हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इनसे जानते हैं कि जो रोग लगता है बाजरे की फसल में, ये आपने मक्खी का विवरण दिया हमारे किसान भाइयों को, तो आसानी से हम कैसे लक्षणों को पहचानें? क्या पत्तियों पे लक्षण दिखते हैं, तने पे दिखते हैं? और उससे पहले एक और बात बताएं हमारे किसान भाइयों को कि ये रोग या ये कीट फसल की तरफ आकर्षित ही नहीं हो, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहती हूँ कि कीट नियंत्रण के लिए अपन सबसे पहले, आजकल ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और मैं यही जानकारी देने के लिए आपको आई हूँ आज यहाँ पे कि रासायनिक कीटनाशियों का अपन को कम से कम उपयोग करना है और इसके लिए अपन को सबसे पहले अपनाना पड़ेगा समन्वित कीट प्रबंधन। इसका मतलब क्या है किसान भाइयों, आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ समन्वित कीट प्रबंधन क्या होता है। इसमें क्या होता है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए या पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना कीटनाशियों का उपयोग सबसे कम करते हुए ऐसी विधियों का योजनाबद्ध तरीके से अपन को उपयोग करना है जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और अपन को पैदावार भी अच्छी मिले और आपके लिए सस्ता भी हो, घर पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसी विधियों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि हमें प्रबंधन कुछ पहले से ही शुरू कर देने चाहिए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी यदि किसान भाई ने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया और फसल में कीट का प्रकोप हो गया तो अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहूँगी किसान भाइयों, आपने बुआई तो अब तक कर दी होगी और उससे पहले आपने कीट नियंत्रण के लिए आजकल करते हैं अपन गहरी जुताई, जिसको बोलते हैं गहरी जुताई। वो अपन को बुआई से 2 महीने पहले ही कर देनी है। जब आपकी जायद की फसल कट चुकी हो और अपना खेत खाली पड़ा हो, उससे पहले अपन को क्या करना है, खेत की गहरी जुताई करके उसको खाली छोड़ना है। उससे क्या होता है किसान भाइयों कि जो कीट की सुसुप्त अवस्थाएं होती है, जिसको बोलते हैं प्यूपा, मतलब शंकु अवस्था या कुछ कैटरपिलर लार्वा जो होती है, वो जमीन के अंदर छुपी हुई रहती है। तो गहरी जुताई करने से क्या होता है, वो अवस्थाएं बाहर आ जाती है और सूर्य की गर्मी के कारण वो सारी मर जाती है या फिर पक्षी उनको खा जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को खेत को गहरी जुताई करके खाली छोड़ना है। अब आपको बता दूं, आपने बुआई कर चुकी है आपने, तो इसके लिए अपन को पहले सबसे पहले बुआई करने के बाद आपको क्या करना है, जो कीड़ा है तना मक्खी, वो 30 दिन की फसल पे सबसे ज़्यादा लगता है। मतलब कि जब आपकी फसल घुटने तक की अवस्था में रहती है तो ये कीट सबसे ज़्यादा लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, समन्वित कीट प्रबंधन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, रासायनिक दवाइयों का आपको कम से कम उपयोग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा, कुछ लाइट ट्रैप्स जो आते हैं वो लगाने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, तना मक्खी के जो प्रौढ़ होते हैं, तना मक्खी के जो भ्रंग होते हैं, वो उस ट्रैप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन आकर्षित किए हुए भ्रंगों को अपन केरोसिन के तेल में डालकर अपन आसानी से उनको मार सकते हैं।
अब आप पहचानोगे कैसे किसान भाइयों? तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे ये चर्चा करी थी इसके बारे में कि तना मक्खी का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो बीच की जो पत्ती होती है, जिसको आप गोबड़ाई बोलते हैं, वो लग जाती है। वो आपको दूर से दिखाई देगी। अगर आप पत्ती को थोड़ा सा भी खींचोगे तो आसानी से उखड़ के आपके हाथ में आ जाती है। तो वो उसका सबसे बड़ा लक्षण है तना मक्खी के प्रकोप का। और उसके लिए आपको ट्रैप्स, फिश मील ट्रैप की भी बात करूं, फिश मील ट्रैप क्या होता है? ये एक मछली का चूर्ण होता है। इसको अपन भिगो करके एक प्लास्टिक के जार में रख के एक ट्रैप की तरह, प्रकाश जिससे पाश होता है, प्रकाश पास जो आप यूज़ करते हैं, लाइट ट्रैप जिसको बोलते हैं, वैसे ही फिश मील ट्रैप को आपको प्रयोग करना है। और ये तना मक्खी के प्रौढ़ जो होते हैं, मादा भृंग जो होते हैं, उनको आसानी से आकर्षित करता है और उनको आकर्षित करने के बाद आसानी से अपन उनको पकड़ के मार सकते हैं। तो तना मक्खी का सबसे अच्छा नियंत्रण यही है। और अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा है तो फिर उसके बाद आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप भली भांति जानते होंगे इमिडाक्लोप्रिड जो एक रासायनिक कीटनाशी आता है, उसका 600 FS जो आपको बाजार में मिलेगा, उसकी 750 ml मात्रा पर हेक्टर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं और इससे आसानी से स्प्रे करके आप इस कीट का बचाव कर सकते हैं और अपनी फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। यही इसका उपाय है। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि मक्खी का प्रबंधन हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वैसे और भी कई कीट हैं या ऐसा कोई प्रबंधन है जो हमें फसलों में किया जाना चाहिए जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक रहेगा? हाँ जी मैम, ऐसे कई सारे उपाय हैं जो अपन आसानी से घर पे अपन को मिल सकते हैं। ऐसे आसानी से सस्ते उपाय अपन अपना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बाजरे की फसल में और मूंगफली की फसल दोनों की बात करूँ तो दोनों में ही कुछ कीट पतंगे और आते हैं, रस चूसक कीट जिनको अपन बोलते हैं। वो कीट पतंगे, उनको आप आसानी से पहचान सकते हो। या तो दूर से अपन उसको देखेंगे फसल को तो एकदम काली काली फसल आपको दिखेगी, या पास में जाके देखेंगे तो पत्तियां पीली पड़ी हुई रहेगी, क्योंकि रस चूसने से पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो मूंगफली और बाजरा दोनों में ही कई रस चूसक कीट लगते हैं जिनका नियंत्रण अपन आसानी से बिना रासायनिक दवाइयों के कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जैसे सफ़ेद मक्खी लगती है, एक लगता है पत्ती सुरंग कीट जो पत्ती के अंदर सुरंग बना के खाता रहता है, उससे कई ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल जाता है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि पीले कलर के चिपचिपे पास जो आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, या फिर आप खुद के घर पे भी आसानी से इनको बना सकते हो। कैसे बनाओगे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक आप घड़े तो आपके घर में सबके घर पे मिल जाते हैं, तो घड़े पे आप पीला कलर करके उसके ऊपर ग्रीस लगा लोगे या तेल लगा लोगे, उससे क्या हो जाएगा, वो चिपचिपा हो जाएगा। और जैसे ही उसको आप फसल में, जैसे एक बीघा का आपका खेत है, उसमें आप 4-5 जगह कोनों के अंदर उस घड़े को उल्टा लटका सकते हो बांस की सहायता से। और जैसे ही कीट उस पीले कलर की तरफ आकर्षित होता है, वो उस जाके उस घड़े के ऊपर चिपक जाता है तेल की वजह से, जिससे वो आसानी से अपन उस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो होता है घरेलू उपाय। अब कुछ कीट लगते हैं जैसे कि सफ़ेद लट, जो कि मूंगफली का सबसे हानिकारक कीट होता है सफ़ेद लट। उसका आप नियंत्रण कैसे करोगे? सफ़ेद लट के लिए आप क्या करोगे, बीज को बुआई से पहले ही उपचारित करना चाहिए। ये तो सभी फसलों में आपको करना जरूरी है। बीज को बुआई से पहले उपचारित करके ही बोना चाहिए। उपचारित किससे करोगे? इमिडाक्लोप्रिड 600 FS की 8.75 मिलीलीटर मात्रा को 1 किलो बीज की दर से आप उपचारित करके ही बोएंगे। किसी भी फसल के बीज को बोने से पहले उसको उपचारित करना जरूरी होता है, ताकि उसके ऊपर कीड़ा आए ही ना। कीट के आने से पहले अगर अपन रोकथाम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। कीट आने से पहले अपन उसको रोक दे तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है किसान भाइयों अपने लिए। अब मैं सफ़ेद लट की बात करने जा रही थी। तो सफ़ेद लट कीट एक ऐसा कीट है जो कि मूंगफली में 20 से 80% मात्रा में नुकसान पहुंचा देता है। इसके लिए अपन को क्या करना है, सफ़ेद लट एक कार्बनिक पदार्थ, जहाँ पे भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे सफ़ेद लट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो गोबर की खाद अपन को थोड़ी कम यूज़ करनी है, और अगर आप कर भी रहे हो तो सड़ी हुई गोबर की खाद ही प्रयोग में लेवे। और उससे क्या होगा
कि ये कार्बनिक पदार्थ अगर अपन जितना फसल को मिलना होता है वो मिल जाता है, लेकिन बाकी का पड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ऐसे कीट पतंगों को आकर्षित करता है। अब बात करें उर्वरकों की, तो उर्वरक अपन को सही मात्रा में ही प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कि नत्रजन युक्त जो यूरिया वगैरह अपन यूज करते हैं उनका उपयोग अपन को कम से कम करना होता है, क्योंकि नत्रजन युक्त उर्वरक क्या करते हैं, फसल को बहुत कोमल बना देते हैं और कोमल फसल कीटों को जल्दी से आकर्षित करती है। तो इसके लिए अपन को सही इस्तेमाल करना है उर्वरकों का। अब बात करूं मैं पोटास और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स की उर्वरकों की, तो पोटास युक्त उर्वरक अपन को सबसे ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो कीट और रोग प्रतिरोधी क्षमता अपनी फसल के अंदर लाते हैं, जिससे अपन अपनी फसल कीटों से बच जाती है। तो देखा किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान में रखें, फसल लेने से पहले कुछ उपाय कर लें, यदि फिर भी कोई रोग लग जाता है, कोई कीट लग जाता है, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी जानकारियों को शामिल करते ही रहते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थी डॉक्टर अनीता शर्मा, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतनी कम समय में हमें दी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप मूंगफली और बाजरा की फसल में कीट प्रबंधन आसानी से कर पाएंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं। आप अपने सुझाव लिख सकते हैं हमें इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।